1895 के ब्रिटिश भारत के एक बेहद दिलचस्प प्रशासनिक दस्तावेज के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। चलिए सीधे विषय पर आते हैं। ये दस्तावेज हमें दिखाता है कि उस समय की न्याय और दंड प्रणाली ने एक बिल्कुल नए तरह के अपराधियों से निपटने के लिए क्या कमाल की रणनीति अपनाई थी। कागज के इस एक पुराने पन्ने के जरिए हम उस दौर की नौकरशाही को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। अच्छा, अब जरा इस पर गौर करें। सभी दोषी रेलवे चोर और जालसाज। ये छोटा सा वाक्य सच में पूरी कहानी की नींव रख देता है। देखिए, सरकार का लक्ष्य उस वक्त कोई आम अपराधी नहीं थे, बल्कि वे लोग थे जो विशेष रूप से रेलवे के इर्द गिर्द पनप रहे थे। जैसे जैसे रेलवे का विस्तार हुआ, अपराध का एक बिल्कुल नया तरीका सामने आ गया और प्रशासन को इन बेहद चालाक और गतिशील अपराधियों से निपटने के लिए एक नया रास्ता खोजना ही पड़ा। ये है 9 मार्च 1895 का वो मूल दस्तावेज। इसे नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस और अवध के जेल महानिरीक्षक के कार्यालय से जारी किया गया था। इस पुराने पीले पड़ चुके पन्ने को देखकर ही उस समय की प्रशासनिक गंभीरता का साफ अंदाजा लग जाता है। ये कोई मामूली कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि उस समय के पूरे उत्तर भारत के जेल नेटवर्क को पूरी तरह से रीस्ट्रक्चर करने का एक बेहद सख्त आदेश है। अब इस पूरे आदेश की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कोई पहला आदेश नहीं था। दस्तावेज की शुरुआत में ही ये बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि ये परिपत्र 10 दिसंबर 1894 के पिछले आदेशों को संशोधित कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि नौकरशाही उस वक्त कितनी तेजी से काम कर रही थी। रेलवे अपराध का खतरा इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि महज 3 महीने के भीतर प्रशासन को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी और उसे अपडेट करना पड़ा। तो सबसे अहम सवाल ये उठता है कि सरकार का समाधान आखिर था क्या? इसका जवाब पूरी तरह से लॉजिस्टिक्स यानी रसद और व्यवस्था पर टिका था। ये एक एकदम स्पष्ट 3 चरणीय प्रक्रिया थी। पहला, इन रेलवे अपराधियों की पहचान करना। दूसरा, उन्हें छोटे स्थानीय अधिकार क्षेत्र वाली जेलों से बाहर निकालना। और तीसरा, उन्हें 6 बड़ी, खास तौर पर तय की गई केंद्रीय जेलों में भेजना। ये अपराध को एक जगह से हटाकर पूरी तरह से केंद्रीय नियंत्रण में लाने का एक बहुत ही सोचा समझा कदम था। इस दस्तावेज में दी गई लंबी चौड़ी सूची को समझना थोड़ा जटिल लग सकता है, तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। उदाहरण के लिए पहली 3 केंद्रीय जेलों बरेली, आगरा और फतेहगढ़ को ही लेते हैं। देहरादून या नैनीताल जैसे पहाड़ी इलाकों में पकड़े गए रेलवे चोरों को अब वहां की छोटी स्थानीय जेलों में नहीं रखा जाएगा, बल्कि उन्हें सीधे बरेली भेजा जाएगा। ठीक इसी तरह मेरठ और अलीगढ़ के अपराधियों को सीधे आगरा की केंद्रीय जेल में ट्रांसफर किया जाना था। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बाकी की व्यवस्था कैसे काम कर रही थी। बाकी 3 केंद्रीय हब थे इलाहाबाद, बनारस और लखनऊ। बड़े रेलवे जंक्शन वाले शहरों जैसे कानपुर या झांसी के अपराधियों को अब सीधे इलाहाबाद भेजा जाना था। इस तरह से पूरे प्रांत के अलग अलग कोनों में बिखरे हुए रेलवे अपराधियों को इन विशिष्ट 6 केंद्रों में समेटा जा रहा था, ताकि उन पर बहुत ही कड़ी नजर रखी जा सके। अगर हम उस लंबी सूची के डेटा का गहराई से विश्लेषण करें, तो इस पूरे ऑपरेशन का एक बहुत बड़ा पैमाना सामने आता है। लखनऊ की केंद्रीय जेल पर सबसे ज्यादा प्रशासनिक भार था। पूरे 11 अलग अलग जिलों के रेलवे चोरों को अकेले यहां भेजा जा रहा था। उसके बाद बरेली में 10 और इलाहाबाद में 9 जिलों से कैदी आ रहे थे। यकीन मानिए, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था, बल्कि कैदियों की एक बहुत बड़ी और निरंतर आवाजाही थी। इसके ठीक विपरीत कुछ जेलों में अपेक्षाकृत कम जिलों से कैदियों को भेजा जा रहा था। बनारस में 8 और आगरा में 7 जिलों से कैदी आते थे, जबकि फतेहगढ़ की केंद्रीय जेल केवल 3 विशिष्ट जिलों फर्रुखाबाद, एटा और मथुरा के कैदियों को ही संभाल रही थी। ये विषमता हमें साफ साफ बताती है कि ये व्यवस्था ऐसे ही बिना सोचे समझे नहीं कर दी गई थी, बल्कि उस समय के रेलवे नेटवर्क और अपराध के भौगोलिक फैलाव के आधार पर पूरी सावधानी से इसकी योजना बनाई गई थी। और ये बात इस पूरी प्रशासनिक कवायद की विशालता को बड़ी ही खूबी से दर्शाती है कि दस्तावेज में कुल 48 अलग अलग जिलों की जेलों का स्पष्ट उल्लेख है। जरा सोचकर देखिए, उस दौर में जब कोई आधुनिक संचार माध्यम या कंप्यूटर नहीं थे, पूरे 48 अलग अलग प्रशासनिक इकाइयों को केवल 6 केंद्रीय केंद्रों के साथ समन्वित करना कितना बड़ा और जटिल प्रशासनिक काम रहा होगा। ये पूरा नौकरशाही जनादेश इन 2 पन्नों में सिमटा हुआ था, जो इस भारी बदलाव को संचालित कर रहा था।
एक तरफ परिपत्र के कड़े निर्देश हैं और दूसरी तरफ कैदियों के वितरण की वो विस्तृत अंतिम सूची। ये दस्तावेज उस पूरी मशीनरी का एक मुकम्मल चित्र पेश करता है जो इस नई व्यवस्था को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए उस समय दिन रात काम कर रही होगी। इस पूरी विशाल प्रशासनिक कवायद के पीछे एक ही व्यक्ति के हस्ताक्षर थे और वे थे जेल महानिरीक्षक J.W. टायलर। उन्होंने ही आधिकारिक तौर पर नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस और अवध में इस अभूतपूर्व केंद्रीकरण के प्रयास को अपनी मंजूरी दी और उसे लागू किया। दस्तावेज के अंत में मौजूद उनका ये एक हस्ताक्षर ही पूरे क्षेत्र की दर्जनों जेलों के लिए एक नया और बेहद कड़ा कानून बन गया था। तो ये दस्तावेज केवल 1895 की जेल व्यवस्था का एक पुराना ऐतिहासिक पन्ना भर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरा सवाल भी खड़ा करता है। रेलवे उस समय की एक बिल्कुल आधुनिक तकनीक थी, एक नया बुनियादी ढांचा था जिसने अपराध के एक नए तरीके को जन्म दिया, और इसी वजह से एक पूरी तरह से नई केंद्रीकृत दंड रणनीति की आवश्यकता पड़ी। ये सोचने पर मजबूर करता है जैसे जैसे नई तकनीकें विकसित होती हैं, वे कैसे हमारी कानूनी प्रणालियों को अपनी पूरी रसद और कार्यप्रणाली बदलने के लिए मजबूर कर देती हैं। आज के डिजिटल युग में भी ये सवाल शायद 1895 जितना ही प्रासंगिक है। ये निश्चित रूप से एक ऐसा गहरा विचार है जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए।